नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस्तीफे की चर्चा कम है, इस्तीफे की वजह की चर्चा ज्यादा है। और एक के बाद एक इतनी थियरीज सामने आ रही हैं, इतने सारे, कि उसमें बिल्कुल पक्का कंक्रीट सच कौन सा है, वहां तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल हो चला है। लेकिन इस बीच में एक नई कहानी आई है और ये कहानी थोड़ा क्रेडिबल सी लगती है, क्योंकि एक दिन में ये ओवरनाइट नहीं होता है कि सुबह उठे आज धनखड़ का चेहरा मुझे पसंद नहीं आ रहा है, वही इस्तीफा दे। ऐसी चीजें लंबे वक्त में पकती हैं। और मोदी और शाह, खासकर नरेंद्र मोदी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड, शाह का अंदाज थोड़ा दूसरा है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड। मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप खंगालिएगा। अगर कभी मोदी जी को किसी ने भी लाइन में खड़ा कर दिया, लाइन में मतलब कि उनको थोड़ा डाउन रखा है, जब मोदी जी का वक्त आया तो उन्होंने सबको डाउन कर दिया। और इसमें बहुत लोग हैं, पत्रकार भी हैं। ऐसे पत्रकार हैं जो नरेंद्र मोदी को ट्राइपॉड पकड़ा दिया करते थे। जब दिल्ली दफ्तर में नरेंद्र मोदी थे तो ट्राइपॉड जानते होंगे सब दर्शक, आजकल तो मोबाइल रील के युग में छोटा छोटा भी आ गया है। पहले बहुत बड़े बड़े ट्राइपॉड होते थे, बड़े कैमरे होते थे, तो उनको लगाने के लिए बहुत भारी भारी ट्राइपॉड होते थे। तो रिपोर्टर क्या होता था कि कैमरामैन कैमरा लेके चलता था और रिपोर्टर को ट्राइपॉड पकड़ा दिया जाता था। तो कुछ पुराने बड़े रिपोर्टर, बड़े पत्रकार हुए जो अभी भी हैं फील्ड में, वो लोग नरेंद्र मोदी के टीवी पर आने की इच्छा का फायदा उठाते थे। मोदी जो जी को कैमरे पे आना होता था तो कहते थे उठा लो ट्राइपॉड मेरा। तो मोदी जी उनका ट्राइपॉड उठाते थे। उसमें से एक नाम राजदीप सरदेसाई का बताते थे, तो ट्राइपॉड उठाया करते थे। जब मोदी जी पावर में आ गए तो राजदीप सरदेसाई को क्या किया था, याद होगा आप लोगों को, कहाँ बिठा दिया था। तो ये मैंने इसलिए खाली बैकग्राउंडर बताया। नई वाली कहानी जो आई है, उस कहानी के मुताबिक धनखड़ ने बंद कमरे में मोदी और शाह, इन दोनों का जो असली चेहरा है, बकौल धनखड़ और बकौल आशीष चित्रांशी, जो असली चेहरा है डेमोक्रेसी और संविधान को लेकर के, वो असली चेहरा बंद कमरे में दिखा दिया था। ऐसा दुस्साहस बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। ये बगावत थी, दुस्साहस था, ये सब अभी हेमंत जी बताएंगे सीक्वेंस में। और इतना ही नहीं किया, राहुल गांधी के लिए ताली बजाते नजर आए। राहुल गांधी के विजन पर मुहर लगाते नजर आए धनखड़ कि राहुल गांधी विजनरी नेता है। ये बात लीक कर दी खबरी ने, क्योंकि वहां पर खबरी भी मौजूद थी। खबरी ने लीक कर दी, और जब खबरी ने लीक की ये बात, तो फिर साहब ने फैसला ले लिया, जिस फैसले की अंतिम परिणति आपने कल रात 9:30 बजे देखी। अब एक मैं क्लिप आपको सुनाऊंगा, इसको जोड़ने के लिए, पूरे सीक्वेंस को जोड़ने के लिए। जरा सुना दीजिए, क्लिप सुनाइए जगदीप धनखड़ साहब का। I will retire at the right time. August 2027. I will retire at the right time. August 2027. बस, अब मैं तारीख और जगह बता दूं। ये जेएनयू में कार्यक्रम था और तारीख थी 10 जुलाई। आज जब हम लोग बैठे चर्चा कर रहे हैं तो तारीख है 22 जुलाई। इस्तीफा कल दिया 21 जुलाई को, यानी मात्र 10 दिन पहले। 10 दिन पहले बता रहे थे कि अगस्त 27 में मैं रिटायर हूंगा। एकाएक 10 दिन में क्या हो गया, आखिर हुआ क्या? कल नड्डा ने और रिजिजू ने, दोनों ने धनखड़ के साथ जो किया 4:30 बजे जो किया है, वो क्या था? यानी फैसला लिया जा चुका था साहब की तरफ से। जब धनखड़ साहब अगस्त 27 तक के लिए तैयार हैं, तो ऐसा क्या हुआ? ये पूरी कहानी जुड़ेगी। ये कहानी कब शुरू होती है, कहां से शुरू होती है? सीधा चलते हैं हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई,
जरा इस कहानी के पन्ने खोलिए, कैसे क्या हुआ? आशीष आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए बड़ा इंतजार कराया आपने। मैं तो सुबह से दर्शकों को चाह रहा था कि सुबह सुबह आज कुछ हंगामेदार इनको बता दिया जाए, लेकिन कई बार होता है व्यस्तता का। जिसको आप धनखड़ साहब का इस्तीफा कह रहे हैं, मूल रूप से ये इस्तीफा नहीं है, ये विदाई। और बड़ी ही कौन सी विदाई कहेंगे आप? इसको किसी विद्वान आदमी ने लिखा है। इस पे सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, हम तो फैक्ट्स पे बात करेंगे जो भी हमारे पास इकट्ठे हो पाए, रात से ही लगे हुए। उसको अगर 4 शब्दों में अगर आपने बयां करना हो तो हर दास्तां की कुछ अधूरी पंक्तियां होती हैं जो लफ्जों में नहीं निगाहों में बयां होती है। जो सच लगता है वो अक्सर किस्सा होता है, असलियत तो पर्दे के पीछे खामोश खड़ी होती है। तो आज मैंने सोचा कि सुबह से 8 बजे से आप अब पकड़ में आए हो तो जरा यहीं से शुरू कर लिया जाए। और जब आपने कहा कि खामोशियां बयां करनी है तो फिर सारी ही कर दो। फरवरी में धनखड़ साहब को ये स्पष्ट हो गया आरएसएस की तरफ से कि यहीं तक का हो पाएगा और राष्ट्रपति के लिए बात नहीं बन पाएगी शायद। उसके बाद धनखड़ साहब की बेचैनी बढ़नी स्वाभाविक थी। और लेकिन जिस तरह का शासन है देश के अंदर, उसमें बहुत ज्यादा टीका टिप्पणी और नाराजगी का बहुत कोई स्कोप नहीं है। उसके बावजूद भी उन्होंने लास्ट डिच एफर्ट्स की अपनी तरफ से कि सरकार की हर जगह पर, चाहे वो संसद की बात हो, चाहे संविधान की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, हर जगह उन्होंने ओवर दी बोर्ड जाकर के सरकार को बचाने की कोशिश की अपने ही अंदाज में। सरकार की प्रोटेक्टिव कवरिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनने की उन्होंने लगातार कोशिश की, फरवरी के बाद भी जारी रही। लेकिन जब ये तय हो गया कि राष्ट्रपति का दांव नहीं लग पाएगा तो निश्चित तौर पे एक निराशा भी होती है स्वाभाविक तौर पे कि कुछ आदमी सोच के आया है और वो बात नहीं बनती दिखती। तो वो प्राइवेट लंच पे थे कहीं। उस लंच के दौरान उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें से कुछ बातें गुजरात लॉबी के बारे में थी, आपके दोनों कर्णधारों के बारे में थी, आपके विपक्ष के बारे में थी, और जो विपक्ष के बारे में थी वो थोड़ी सी ज्यादा आपत्तिजनक थी दोनों के लिए। जो गुजरात लॉबी है उसके लिए विपक्ष के बारे में ये कहा गया है कि राहुल अच्छे व्यक्ति हैं, नियत ठीक है उनकी, लेकिन उनके पास काबिलियत नहीं है इन गुजरातियों से भिड़ने की, कोट एंड कोट। हाँ। ये जो कुछ है ये कोट एंड कोट है, गुजरातियों से भिड़ने की वो नहीं है। और इसीलिए ये दोनों सारे इस तरीके से चल रहे हैं और ये देश की सेहत के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है जो कुछ ये हो रहा है। ये पहली टिप्पणी थी। ये कहीं अप्रैल महीने में दिल्ली में ही किसी प्राइवेट लंच पे थी। लेकिन जैसा आपने कहा, प्राइवेट लंच पे भी खबरी होते हैं और खबरियों के खबरी होते हैं। तो ये पहली घटना थी जो पहुंच गई जहां नहीं पहुंचनी चाहिए। फिर आपने एक वीडियो दिखाया, चलेंगे सारा सीक्वेंस वाइज, आज स्टोरी टेलिंग का दिन है जैसा आपने कहा। तो ये सारा चीज हुई जो आपने अभी दिखाया कि उन्होंने कहा कि मैं 25 जो ये अश्विनी वैष्णव वाले स्टाइल में, ये उपराष्ट्रपति की भाषा नहीं है जो बोल रहे थे, जिस अंदाज में, अंदाजे बयां देखिए। तो मोदी जी ने ऐसे ही लोग इकट्ठे किए सारे के सारे जादूगर टाइप, जो जिस अंदाज में अपनी रिटायरमेंट की भी बात जिस अंदाज में कह रहे थे। अश्विनी वैष्णव याद आ गए मुझे, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रेन जो देखा आपने उसकी, वैष्णव अश्विनी वैष्णव का उसी टाइप की ये सारे स्टाइलिश नए नए। तो वहां से ये बात चली, वो बात दिल्ली तक पहुंची, जहां नहीं पहुंचनी चाहिए थी वो बात पहुंच गई। उसके बाद बात आगे बढ़ते 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 हालत ये हुई कि फिर आपको ध्यान होगा 21 अप्रैल को जेडी वेंस आए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत में। और जब जेडी वेंस आए तो आपको पता है कि वो धनखड़ साहब की काउंटर पार्ट, वाइस प्रेसिडेंट वो थे, वाइस प्रेसिडेंट ये थे। तो उनके लोकल होस्ट के हिसाब से उनकी जिम्मेदारी इनकी बढ़ती। लेकिन आपने देखा लगातार कि जेडी वंश पूरे दौरे के दौरान कहीं भी धनखड़ साहब दिखाई दिए। तो वो एक और इंडिकेशन थी, लोगों ने उस समय ऑब्जर्व नहीं किया, लेकिन धनखड़ साहब की गैर मौजूदगी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी, उसको लोगों ने ऑब्जर्व नहीं किया। उसके बाद जो स्थिति हुई अपने 21 अप्रैल के बाद, आपने देखा उस दौरान में ये अपने सबसे पहले क्या हुआ कि जो पहलगाम वाला जो मामला चल रहा था, उसके बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सारी घटनाक्रम हुआ, तो वो सारे का सारा दौर बड़ा क्राइसिस का दौर था सरकार के लिए। और उसी दौरान ये जो धनखड़ साहब ने एक टिप्पणी की थी, वो टिप्पणी कई जगह और से भी सुनने को आई, अलग अलग मीटिंग्स के अंदर, अलग अलग मौकों के ऊपर, कि इस तरह की बात की और एक पर्टिकुलर मीटिंग में एक करीबी सांसद के सामने जहाज गिरने का जिक्र भी आया, भारत की वायुसेना के जहाज गिरने का जिक्र आया।
और वो बात भी कहीं ना कहीं ऊपर तक पहुंची। उस बात का बहुत ज्यादा बुरा माना गया। और रही सही कसर, अगर आप स्पेसिफिक डेट्स में जाएंगे तो वो डेट जो अगर आप नोट करेंगे तो 9 जून की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण है। 9 जून को अपने हरियाणा के राज्यपाल थे बंडारू दत्तात्रेय, अब तो वो चले गए, उनकी किताब का विमोचन था महाराष्ट्र सदन के। और वहां पर तमाम बीजेपी के नेता थे, मनोहर लाल खट्टर थे, नायब सिंह सैनी थे, रेखा गुप्ता थी, और कांग्रेस के भी कुछ नेता थे हरियाणा से। तो वहां धनखड़ साहब ने कुछ टिप्पणियां की। वहां पर एक सांसद जो विवादास्पद रहे कभी ग्रीन ब्रिगेड को लेकर के, उनके बारे में टिप्पणी की धनखड़ साहब ने कि ये मुझे लेके गए, चौधरी देवीलाल के पास लेके गए, ये सारा किया। तो वो सारा भी हुआ। उसके बाद वो खबर भी दिल्ली तक पहुंची, ऊपर तक पहुंची, महाराष्ट्र सदन वाली। और किस तरीके से बंडारू दत्तात्रेय के कैमरे पर उनके पैर छुए, उनका सिर पे हाथ रखवाया, आशीर्वाद लिया। और वहां पर जो कांग्रेस के बारे में टिप्पणी है कि संविधान सभा के सदस्य के बारे में बात की, वो कहीं ना कहीं जो भाजपाई थे वहां, उनको वो अखरी। और वो बात जब पहुंची टॉप तक, तो वो बात अपने हिसाब से चीजें मिलती थी। तो ये सारा आशीष भाई बढ़ते बढ़ते इसकी परिणति यहां हुई जो आपने रात को देखा, और कल दिन का पूरा घटनाक्रम देखा कि किस तरीके से पहले बीएससी की मीटिंग हुई, उसके बाद दूसरी बुलाई गई, उसमें जेपी नड्डा साहब नहीं आए। नड्डा साहब के आने के बाद जिस शाम की मीटिंग में वो नहीं आए, न फ्लोर लीडर आए, ना उस तरीके से अपने रिजिजू साहब आए। आपने देखा वो सारा कुछ बातें जयराम रमेश ने बताया। और इन बिटवीन जो ब्लैंक पेपर्स पे साइन कराने की बात है, अभी तक पार्टली वो आई है कि बीजेपी के कुछ सांसदों के साइन कराए, जबकि हकीकत ये है कि बीजेपी के सांसद तो थे ही थे, कुछ एलाइज के भी साइन करवाए, कुछ एलाइज के सांसद उनके भी साइन। ये आपके तो नोटिस में है सारी बात। तो ये पूरे का पूरा आशीष भाई घटनाक्रम हुआ। शाम को हालत ये हुई कि जो कथित तौर पर जो जानकारी आई है कि इस्तीफा भी कहीं और से, इस्तीफे का ड्राफ्ट आया, इस्तीफा भी उनका नहीं है, वो ड्राफ्ट कहीं और से आया। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि इसमें 4 लाइनें ये और 4 लाइनें वो। उसके बाद कहा गया नहीं, यही रहेगा, और उसके बाद वो सिग्नेचर हो गए। बाकी सारी कहानी है। हकीकत ये है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारा सिलसिला जो आपको आज दिख रहा है, ये ओवरनाइट नहीं है, ये एक पूरा प्रोसेस है। 5 महीने का, फरवरी से शुरू हुआ था, जेडी वेंस के दौरे से होते हुए, जहाज गिरने से लेकर के, बंडारू दत्तात्रेय की किताब के विमोचन से लेकर के, कांग्रेस के प्रदर्शन, कांग्रेस के नेताओं के क्या बोलते हैं अपने स्वतंत्रता संग्राम, संविधान सभा, और वो सारी चीजें। राहुल गांधी भले व्यक्ति हैं, उनकी नेक नीति ठीक है, वो सारा होता हुआ। और वो एक बार नहीं, वो 3-4 बार हुआ, अलग अलग मौकों पर हुआ। लेकिन पहली बार वो प्राइवेट लंच पर हुआ। उस प्राइवेट लंच में कुछ लोग थे जिन्होंने सीधा वो कहीं और रिपोर्ट कर दिया जहां नहीं करना चाहिए। और इस सारे में आशीष भाई जो असली खेल है, जो क्लिंचिंग जिसको आप कहते हैं, वो है जस्टिस वर्मा के घर पे नोटों का जमाना। आपको पता है, बहुत स्पेसिफिक हम बात करेंगे, कोई इधर उधर काइट फ्लाइंग और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में अपना भरोसा नहीं होता। जब जस्टिस वर्मा के घर पे जिस तरीके से नोट जले और हुआ, 4 दिन तक वो पूरी खबर कंप्लीटली नदारद थी, आपने देखा, कंप्लीटली नदारद। ऑल ऑफ ए सडन एक अंग्रेजी के अखबार में वो खबर आई। उसके बाद आग बढ़ती गई, बात बढ़ती गई, सारी चीजें हुई, तमाम सवाल उठे, नोट जले, किसके जले, जो नोट बचे वो कहाँ गए, रातों रात कहाँ चले गए, फॉरेंसिक का क्या हुआ, वीडियो क्या गया, वो सब चीजें हुई। पूरी सरकार चुप थी, कंप्लीट कंप्लीट साइलेंस था, पिन ड्रॉप साइलेंस। केवल एक व्यक्ति बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के प्रोएक्टिवली जांच के बावजूद, हर चीज के बावजूद, एक व्यक्ति रह रहकर क्या कह रहा था, एफआईआर दर्ज करो, जांच करो, ये करो, सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है, ये जांच होनी चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रही होगी वो बात। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो, आशीष भाई आप तो पुराने आदमी हो, कि कुछ चीजें सह ली जाती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो असहनीय हो जाती है। तो ये जो नोट जलने वाला मामला था, और बार बार ये कहना कि इस पर एफआईआर दर्ज करो और करो, जस्टिस ओका जैसे उसने, जज ने भी उस पर, आपको ध्यान होगा, एफआईआर जो की जो रिक्वेस्ट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद भी हमारे धनखड़ साहब एक ही बात कहते रहे। तो वो बात कह तो धनखड़ साहब रहे थे, वो लग कहीं और नहीं। और ये सारे का सारा जो आपका जो पहले मूलधन था, उसके बाद साधारण ब्याज लगा, फिर चक्रवृद्धि ब्याज लगा, और वो लगता लगता वो यहां पहुंच गया कि आपके पास इस्तीफे का ड्राफ्ट आ गया। 10 दिन पहले आपने दिखाया कि वो कह रहे थे मैं अगस्त 2027 में रिटायर हुआ, अगर परमात्मा की कृपा नहीं।
तो वो जिस परमात्मा की बात कर रहे थे, वो परमात्मा वो थे जिनको ये जानते, जो अपने वाले परमात्मा है, जो मेरे राह वाले नॉन बायोलॉजिकल, उनका अलग सिस्टम है, वो उस परमात्मा से थोड़ा अलग चलते हैं। वो हर व्यक्ति की वो जो होती है ना, कितनी गालियां संभव हैं, वो जो शिशुपाल वाली, तो वो काउंट करते रहते हैं, विपक्षी भी गिन रखी है, आपने देखा होगा, उन्होंने किलो भी बताई, संख्या भी बताई। तो धनखड़ साहब का जो उनके पास फीडबैक आ रहा था, उसका घड़ा कल दोपहर को भर गया, दोपहर को 3 बजे के बाद जो कुछ होता गया वो सब इतिहास है। ये पूरी स्क्रिप्ट थी, जो आपको बताया मैंने, इशारों में बताया, पूरी बात कहना कई बार ठीक नहीं होता, लेकिन ये सारे दर्शक भी समझ जाएंगे कि कहानी क्या है। ये वहां से शुरू हुई थी, यहाँ जाके कल्मिनेट हुई है, और बहुत लोगों को उम्मीद है कि धनखड़ साहब कुछ बोले, बहुत लोगों को। निश्चित मानिए, जब तक मौजूदा सत्ता दिल्ली में है, तब तक धनखड़ साहब कभी कुछ नहीं बोले, और जिस दिन सत्ता बदलेगी, उसके बाद आप समझ लीजिए कि क्या क्या पेंडोरास बॉक्स खुलेगा, ये भी तय मान हाँ के चलिए। तो तब तक जो कुछ है उसको देखते जाइए, समझते जाइए, महसूस करिए। लेकिन एक चीज जरूर है, आज आपने सुबह देखा प्रधानमंत्री जी ने, कल रात को इस्तीफा हुआ था, देश के वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे रहे, प्रधानमंत्री बेहतर स्वास्थ्य की कामना तो रात को ही कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। हम्म। 15 घंटे लगे उनको 2 लाइन लिखने में कि मैं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। उससे पहले वो फडणवीस को बधाई दे चुके हैं सुबह, अजीत पवार उससे को पहले अजीत पवार को उन्होंने सुबह बधाई दी, लेकिन धनखड़ का नंबर उसके बाद आया। धनखड़ का नंबर अभी आया, घंटा भर पहले, जिसमें उन्होंने 2 लाइन अंग्रेजी में 2 लाइन। तो इसको कहते हैं फॉलिंग आउट ऑफ फेवर, और मोदी जी का फेवर से ऐसे कोई आदमी बाहर नहीं होता। मोदी जी या तो गले लगा के रखते हैं, और नहीं तो क्या होता है, उसका धनखड़ साहब एक जीवंत उदाहरण, या जीवन तो इस तरफ जीवंत उदाहरण। और जो नॉन बायोलॉजिकल की कृपा दृष्टि जब तक रही तब तक ठीक रहा। सर, वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्या, प्रेस रूटीन क्या, इतने फंक्शंस क्या, देश में कहीं कभी केरल जा रहे हैं, कभी आमतौर पर वाइस प्रेसिडेंट इतना एक्टिव नहीं होता है, लेकिन सब जगह मैडम को लेकर के, स्वदेश जी को लेकर के, हर जगह मंच पर धुआंधार बैटिंग करते थे, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ, तमाम संसद ऊपर है, संविधान नीचे है, एवरीथिंग। लेकिन वो सारी तपस्या, उस तपस्या में कहीं ना कहीं कमी रह गई आशीष भाई, और जो कमी रही, वो कमी है जो मोदी जी को पसंद नहीं है। वो क्या है कि मोदी जी को अपने बारे में एक भी शब्द नकारात्मक टिप्पणी सुनना पसंद नहीं है, खास तौर पर अपने लोगों से जिनको अपना मानते। तो कहानी यही तक की थी। अब दो रंग दुनिया के और दो रास्ते वाली बात है, मोदी जी इधर है, वो उधर है। आप सोचिए, इस्तीफा लेट मंजूर हुआ है, उससे पहले हाउस शुरू हो गया था। तो हाउस पे हरिवंश जी आए। हरिवंश जी ने उस आसन पर बैठने के बाद धनखड़ के इस्तीफे का जिक्र तक नहीं किया, धनखड़ का जिक्र नहीं किया, उनके स्वास्थ्य का जिक्र नहीं किया। और अब लेटेस्ट खबर आपको बता दूं, बिना किसी विदाई समारोह के, औपचारिक, बिना किसी सदन के अंदर विदाई स्पीच के, धनखड़ साहब बड़े बेआबरू होकर तेरे कुचे से झुंझुनू के तरफ निकलने की उनकी पूरी तैयारी कर दी गई है, व्यवस्था कर दी गई है। अब दर्शकों को देखना चाहिए कि देश का दूसरे नंबर का संवैधानिक पद, उसके साथ क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। और नड्डा साहब ने कल जो दिन में कहा था कि नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट व्हाट आई से, उसके भी कुछ मायने हैं। तो दूर तक जाएगी बात, कुछ चीजें दर्शकों पे छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजें जो थी वो जरूरी, वो सवाल जवाब में और आ जाए। नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ऐसा किसी भी उपराष्ट्रपति के साथ संवैधानिक पद पर बैठे, मुझे लगता है किसी के साथ नहीं हुआ होगा इतना अपमानजनक तरीके से विदाई। ये अपमानजनक विदाई है धनखड़ साहब के। आज भी हम धनखड़ साहब ने जैसा ये कार्यकाल चलाया है, इस इंस्टीट्यूशन को चलाया है, हम आज भी उसकी आलोचना करेंगे। ये नहीं है कि नहीं नहीं अब विदाई हो गई तो बहुत अच्छा किया, लेकिन जो आखिर में उनकी विदाई हो रही है, बहुत अपमानजनक। नो फेयरवेल स्पीच। अच्छा किया अपडेट कर दिया हेमंत जी ने। मैं इस अपडेट पर आने वाला था कि कोई फेयरवेल स्पीच नहीं होगी, कोई विदाई नहीं होगी। और बहुत गंभीर बात, हमने 9:15 बजे, हेमंत जी 9:15 बजे सुबह, मैंने इसीलिए अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, क्योंकि राज्यसभा में नेता सदन है इसलिए, भाजपा अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, उसी राज्यसभा के जिसके सभापति ने इस्तीफा दिया है, उसी के नेता सदन है, तो उन्हें तो सबसे पहले खड़ा हो जाना चाहिए था। नड्डा, शाह और मोदी तीनों का मैंने हैंडल चेक किया, किसी को रत्ती भर फर्क नहीं था। और जिस ग्राउंड पर इस्तीफा दिया था, जो ड्राफ्टिंग की गई थी, ड्राफ्टिंग जो की गई थी उनके इस्तीफे की कि सेहत की वजह से,
सेहत में देश का उपराष्ट्रपति सेहत की वजह से इस्तीफा दे, रात में प्रधानमंत्री को उनके घर चले जाना चाहिए था। एग्जैक्टली, प्रोटोकॉल डिमांड्स, प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल, डिमांड्स। हाँ, प्रोटोकॉल के हिसाब से रात में जाना चाहिए था कि क्या हो गया, मानिए, बताइए, डॉक्टर बुलाए, एम्बुलेंस बुलाए, कहाँ चलना है? और आशीष जी, थोड़ा सा और थोड़ा देखिए, आपने कुछ लोगों के देखे, मैं आपको एक और चुनौती दे रहा हूँ, भाई हो छोटे, पूरी भाजपा के एक नेता का ट्वीट दिखाइए मुझे धनखड़ को लेकर, पूरी भाजपा की हम बात कर रहा हूँ, जिस हमने ये आरएसएस के वो कार्यक्रम किया भैया, जिस इसी पे। आरएसएस जिस आरएसएस के वो एकलव्य थे, हाँ, एकलव्य का तो अंगूठा ही लिया था, कोई बात नहीं, हम्म, इनका तो पद ही ले लिया। हम्म, 11 दिन पहले जो व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं 27 को रिटायर होऊंगा और मैं आरएसएस का एकलव्य हूं, और सदन के पटल पर बैठ करके जिन्होंने ये कहा, आसन पर बैठ करके, आई हेयर बाई रूल दैट आरएसएस इज ए नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ही रूल्ड इट। और उस आरएसएस के किसी एक व्यक्ति ने, जब इनकी ऐसी विदाई हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं लिखा। पूरी भाजपा का तो समझ में आता है, देखिए भाजपा तो मोदी और शाह वही भाजपा है, तो उसमें तो आप नड्डा का ढूंढ लीजिए, अपने प्रिय मित्र जो आपके हैं, वो जो ट्रोलिंग करते हैं बड़े निशिकांत जी, वो सारे जो आपके पुराने वाले मित्र हैं सारे, तो वो किसी ने नहीं। लेकिन मेरी चिंता ये थी कि किसी आरएसएस जिसके ये एकलव्य थे, तो इनका भी तो कोई बाल सखा होगा, इनका भी कोई द्रोण होगा, वहां तमाम लोग होंगे, तो किसी से तो वो कर ही सकते थे। तो इस तरह की विदाई, ये एक्चुअली क्या है शशि भाई, इसको समझना पड़ेगा कि ये उन्होंने अर्न किया है, बेसिकली अर्जित किया है उन्होंने, कुल मिलाकर के। जब आप संवैधानिक पद पर बैठ करके इस तरह का जो ओवरऑल उनका जो भी, आप धनखड़ साहब का सदन में जब कोई व्यवहार देखेंगे ना, कोई भी आंख बंद करके सोचिए, जो उन्होंने जया बच्चन के साथ किया, जो विपक्ष के साथ उनका था, जो अपने क्या नाम है खड़गे साहब को जिस तरीके से कहा कि नहीं आप जयराम रमेश आप आना चाहिए आप, तो अगर आप उनको देखते और सुनते जाएंगे तो मन में एक शब्द आएगा, अशिष्ट। ही वॉज नॉट सिविलाइज्ड एट ऑल एज फार एज हिज कंडक्ट इज कंसर्न, एज फार एज चेयर इज कंसर्न। जब उस चेयर पे आप बैठते हो तो वो शब्द केवल अशिष्टता की भाषा में आता है। सरेआम पक्षपाती थे वो, कोई शक नहीं था इसमें। तर्कहीन टिप्पणियां करने में सिद्धार्थ थे, तर्कहीन टिप्पणियां करते थे, उसकी जरूरत है या नहीं, उसको इस बात से कोई मतलब नहीं था, टिप्पणी करनी है मुझे। आरएसएस पे उनको रूल करने के लिए किसने कहा था? क्या कोई बहस थी क्या ऐसा? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? सदन के अंदर आरएसएस को लेजिटिमाइज करने के लिए किसने कहा था हेयर बाय आई हेयर बाय रूल? मुझे बता दीजिए। न्यायपालिका पर उन्होंने जितने कटाक्ष किए, क्या वो सद्भावनापूर्ण थे? संविधान को लेकर के उन्होंने जो कुछ बातें कही, वो तो उसी संविधान की शपथ लेकर के आए थे, धर्मनिरपेक्ष समाजवादी। तो अगर वो इतने ही कट्टर अपने विचारों के थे, तो वो उन्होंने जब शपथ ली, चाहे वो बतौर राज्यपाल या उससे पहले, आपको ध्यान होगा 1989 में मंत्री या सांसद, तब ये कहना चाहिए था कि ये संविधान से ये शब्द हटाओ, तब मैं शपथ ली। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया उन्होंने कभी। उपराष्ट्रपति के तौर पे भी उन्होंने वहीं से शपथ ली, उसी संविधान की। और जब सदन में बात आए तो आप संविधान से ऊपर, कोर्ट से भी ऊपर, केवल संसद। तो ये किसकी लाइन है? ये आरएसएस की लाइन है। लेकिन दुर्भाग्य है धनखड़ साहब का कि जिस आरएसएस के लिए उन्होंने अपने संवैधानिक पद की गरिमा को रोजाना डे इन एंड डे आउट तार तार किया, वो आरएसएस आज उनके पक्ष में कहीं खड़ी दिखाई देती। दो शब्द सद्भावना के भी नहीं, दो शब्द स्वास्थ्य लाभ के भी नहीं, शुभकामनाओं के भी नहीं। मोदी जी ने भी ये दो लाइन जो आखिर में लिखी है 15 घंटे इंतजार करके लिखा, और उसके बावजूद भी देश के गृह मंत्री ने कुछ लिखा हो, रक्षा मंत्री ने कुछ लिखा हो, वो आपको समझना पड़ेगा वो क्या है। आरएसएस बाहर के लोगों को एक स्टेज तक ही एडॉप्ट करती है, एक स्टेज के बाद उनको एडॉप्ट नहीं करती है वो। ये बात अब धनखड़ साहब के मामले से मैं इसमें 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 थोड़ा सा संघ को जो समझ पाया मैं, आरएसएस अपने लोगों को नहीं, आरएसएस किसी को भी, अपने बाहरी लोगों ने किसी को भी, अपने लोगों को भी एक एक लिमिट तक, मतलब इस्तेमाल तक, बस इस्तेमाल तक। इस्तेमाल के बाद अगर किसी को फेंकना है डस्टबिन में, तो ये कला आरएसएस से सीखी, बहुत निष्ठुर होकर के। वही मोदी जी में सारे गुण हैं, संघ से ही सीखा है उन्होंने, और उन्होंने बचपन से सीखा है, बहुत बचपन से सीखा है, तो एकदम मेच्योर हैं। संघ के गुण उनमें कूट कूट के भरे हुए हैं। किसको नहीं, आप गिनना शुरू कीजिए ना संघ के लोगों को, जो संघ के बैकग्राउंड, जिन्होंने भाजपा और संघ की विचारधारा में ही अपने जिंदगी गुजार दी, उनको कैसे निकाल के फेंक दिया, कूड़ेदान में डाला। कितने नाम है, गोविंदाचार्य से शुरू करो आप, है?
गोविंदाचार्य से शुरू करो, उमा से शुरू करो, वेंकैया से होते हुए आप चले, और अडवाणी से बड़ा कौन एग्जाम्पल होगा। अडवाणी को निपटाने के लिए संघ ने अडवाणी को निपटाने के लिए, अडवाणी को फेंकने के लिए, कहते फेंकने के लिए मिशन चलाया, मुहिम चलाया है। गडकरी को लगाया, राजनाथ को लगाया, कितने आदमी लगाए उसी के लिए, स्पेशली एक ही टास्क के लिए। तो संघ कहीं नहीं, भेदभाव नहीं है संघ में कि ये बाहरी है भीतरी है, समान भाव से इस्तेमाल के बाद वो कूड़ेदान में डाल देते हैं। तो धनखड़ साहब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए दर्शकों के लिए ना। जिसको ये किसी पद पर लेकर के आते इंपोर्टेड आइटम को, वो अपने आप उसको गलतफहमी हो जाती है। राज्यपाल बना दिया, इनको बना दिया, सतपाल मलिक को बना दिया, ऐसे तमाम जीव है जिनको बनाया गया एक दौर में, तो वो अपने आप को कारीगर समझने लगता है। कारीगर, और ये उसको औजार मानते हैं। हाँ, ये शब्दों का अंतर देखिए आप, कि आपने अपने आप को कारीगर मान लिया और किसी के लिए आप केवल एक औजार है। तो जिन्होंने धनखड़ रूपी दिया जलाया था, उन्होंने ही उसको बुझा दिया। तो किसकी गलती है इसमें तो धनखड़ साहब की मिसकैलकुलेशन है कहीं ना कहीं, कि वो ज्यादा उड़ गए, इसके अलावा तो कुछ नहीं। और बहुत सारे लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि ओवरऑल जो ये सारा सीन क्रिएट हुआ है, ये आइसोलेशन में नहीं, इसकी बैकग्राउंड है, जैसे अपन ने बात की कि फरवरी में बता दिया कि भाई राष्ट्रपति वाला दाव नहीं लगेगा, ये सारे का सारा। तो कई लोग इसको दूसरे रूप में भी ले रहे हैं। हालांकि मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाना चाह रहा, मेरी आदत नहीं है। उसके बावजूद भी आप भी स्वीकार करें कि बहुत सारे लोगों ने एक बात और कहनी शुरू की कि भागवत और मोदी की जो सो कॉल्ड लड़ाई है, मैं नहीं मानता कोई लड़ाई, मैं व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि लड़ाई है, और वो ये कहते हैं कि उनकी जो लड़ाई का ये पहला क्रैश है, ये शुरुआत है, पहला क्रैश है ये। इससे मैं और आप स्वीकार नहीं करते, लेकिन ग्रेप वाइन दिल्ली में ये भी है। फिर वही बात है कि भाई भागवत साहब आज Z+ लिए घूम रहे, चार्टेड में चलते हैं, जो उनका रूट लगता है, स्टेट के मुख्यमंत्रियों को भी रश होता होगा कि यार क्या जलवा है उनका। तो वो सारी बातें जो आशीष भाई है, वो सारी की सारी कुछ कह रही है। और एक बात पे जाके अपन इसको खत्म करेंगे चर्चा को, कि धनखड़ साहब ने जो कुछ बोया था वो काटा, वो अर्जित किया। जो एक, अगर आप कल्पना करिए, एक संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति छोड़िए, राज्यसभा का सभापति कैसा नहीं होना चाहिए, धनखड़ साहब ने अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपनी भंगिमाओं से उसको प्रूव करके दिखाया कि कैसा वाइस प्रेसिडेंट और कैसा चेयरमैन राज्यसभा के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहूं। एक और आखिर में बस बता दें 1 मिनट में, एक और थियरी आ गई मार्केट में, और ये अडानी के चैनल से आई है। अडानी के चैनल से आई है, हालांकि वो पूरा मिक्सअप है, वो मिक्स वेज बनता है ना, तो मिक्स वेज है वो थ्योरी। वो मिक्स वेज बनाया है। उसमें जो हम लोग चर्चा की अभी, यशवंत वर्मा वाला केस, इस केस के ही इर्द गिर्द इस थ्योरी को भी बनाया गया है। लेकिन इसमें है कि कल धनखड़ साहब के पास दोपहर बाद फोन आया। क्यों फोन आया? ऊपर से आया साहब का फोन। फोन इसलिए आया कि जब सरकार महाभियोग लाने वाली थी यशवंत वर्मा के खिलाफ, तो आपने विपक्ष का प्रस्ताव क्यों स्वीकार कर लिया? राज्यसभा में विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जब सरकार लाने वाली थी। इसके जवाब में धनखड़ साहब थोड़ा उखड़ गए, और जब उखड़ गए धनखड़ साहब, तो फिर बड़े साहब ने फाइनल फैसला सुना दिया। फिर उनकी क्लास लगाई गई और बाकी नतीजा तो सबके सामने। तो ये वही यशवंत वर्मा के इर्द गिर्द एक और थियरी गढ़ी गई है। लेकिन इस पूरे कहानी में अगर कोई सबसे बड़ा किरदार बन के उभरा है तो यशवंत वर्मा। कि यशवंत वर्मा जिसने देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति की कुर्सी ले ली, इतने बड़े किरदार के रूप में यशवंत वर्मा उभर के आ गए हैं सामने। खैर, अभी देखिए, अभी तो ये खेल वाकई शुरू हुआ है। हाँ, बोलिए फाइनल कमेंट। हाँ आशीष भाई माफ कीजिएगा, वो कोर्ट बिहाइंड करने की तैयारी में थे, हिट विकेट हो गए धनखड़ साहब। हाँ। दो दिन पहले विपक्ष को कह रहे थे कि कुछ बॉल छोड़ देनी चाहिए, पीछे विकेट कीपर होता है। तो उस समय मैंने आपने कल चर्चा की कि भाई वो तो विकेट कीपर, वो कल हिट विकेट हो गए शाम से होते होते। तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए शब्दों का।
धनखड़ साहब के साथ जो हुआ वो किसी के साथ ना हो, और धनखड़ साहब ने जो किया वो भी संवैधानिक पदों पर आने वाले व्यक्ति भविष्य में ना करें। इससे इतना सबक तो देश ले ही सकता है। जो बनाते हैं और जो बनते हैं दोनों को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, अब इसी पर चर्चा करते हैं खत्म, क्योंकि आगे अभी बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है, करना पड़ेगा। हालात उस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी दिशा में। अभी तो संसद भी चल रही है, तो आगे और चर्चाएँ लेकर के आएँगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।